मेरे साथ राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हम कोटा में मौजूद हैं और कोटा में पेपर लीक के मद्देनजर राहुल गांधी ये अलगार करने जा रहे हैं, बड़ी रैली करने जा रहे हैं, छात्रों से बातचीत करेंगे। गहलोत साहब, पहला सवाल कि राहुल गांधी ने कोटा को ही क्यों चुना पेपर लीक को लेकर? ये कोटा कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा है देश का, और यहाँ पर पूरे देश के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। एक मैसेज देने के लिए कोटा नहीं चुना है, बल्कि देश के अंदर विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं वो। तो मुझे अफसोस है कि जो बीजेपी है और सरकार है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इतने बौखला गए हैं। खाली एक नेता प्रतिपक्ष जो आक्रोश है लोगों के अंदर, छात्रों में जो एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बन गया है कि आत्महत्या करें वो, तो ये तो विपक्ष का काम है उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करना, जिससे कि आत्महत्याएं रुके, लोगों में कॉन्फिडेंस हो भी कि विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। ये तो उल्टा सरकार जो होती है उसको फायदा मिलता है, पर इनको फायदा कहाँ लेना है? इनकी तो प्रबंधित तानाशाही है। इनके बदले की भावना तो इनके फितरत के अंदर है। आरएस हो चाहे बीजेपी हो, आप देख रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। कितने लोग जेल में बंद है हिंदुस्तान के अंदर, पत्रकार, साहित्यकार। कोई आर्टिकल लिख दे इनके खिलाफ में, कोई धरना दे दे जिले में या गांव में, मुकदमा दर्ज है सीधा उनका, जाओ हाईकोर्ट तक फिरते रहो। ये स्थिति देश के अंदर है। सर, एक और सवाल है कि एक और आप लोग यहाँ पर रैली कर रहे हैं, छात्रों से मुलाकात आप लोग करने जा रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली में सियासत गर्म है। टीएमसी टूट गई, उधर शिवसेना भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। 9 में से 6 जो सांसद हैं वो बागी हो चुके हैं और वो शिवसेना में जा रहे हैं, यानी एक नाथ शिंदे वाली पार्टी में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, देश में जो मैंने कह दिया आपको, डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। युवा पीढ़ी को, छात्रों को, नौजवान पीढ़ी को राजनीति में भाग लेना प्रारंभ करना चाहिए, विचारधाराएं समझने की कोशिश करनी चाहिए। संविधान की जो भावना है उसकी मूल भावना के अनुकूल तो कांग्रेस है, जहाँ प्रोग्राम पॉलिसी जो है प्रिंसिपल वो कांग्रेस के, फिर भी उनके ऊपर वो कहा जाए, पर राजनीति में आए नहीं हमारा देश उनको ही इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि देश बहुत बड़े संकट में आज है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो वोट का अधिकार ही खत्म हो जाएगा आपका। जैसे अभी वो आपका 27 लाख वोट बंगाल के अंदर नहीं दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। एक वोट भी जिसका अधिकार है वो वंचित नहीं रहना चाहिए, ये संविधान कहता है। तो क्या हो रहा देश के अंदर? जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन तो एजेंट बन गया है सरकार का। प्रीमियर एजेंसी आपकी जिसमें हमें गर्व है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है पैसा इकट्ठा करने के अंदर? क्या क्या नहीं हुआ तमाशा। तो बराबरी का फिर तो राय नहीं राजनीति करने का। एक तरफा धन, एक तरफा गुंडागिर्दी हो रही है, मारपीट हो रही है, जो आप देख रहे हो तमाशा बंगाल में क्या हो रहा है। अरे केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बंगाल में क्यों हो रही बात। केंद्र सरकार जिम्मेवारी भी है कि किसी मुल्क में किसी पार्टी की सरकार हो, वहाँ अगर मान लो कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ रही है तो हस्तक्षेप तो करे। उनकी पार्टी का राज आ गया तो जो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। जो सांसद टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पर? आप कह रहे हो ना, ये देखिए ममता बनर्जी भी कह चुकी है और उद्धव ठाकरे जी कह चुके हैं, जिनको जाना तो जाओ, ठीक है। ये अंतिम चेतावनी दे दी सबने अपनी अपनी। अब जो ऊपर के आएगा विपक्ष, संख्या बल जाए, जो ये दल बदलू हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हमें तो अनुभव है खुद का, राजस्थान का। हम तो जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं, कैसे होती है, क्या लालच दिए जाते हैं। 50 करोड़ दे दिए महाराष्ट्र के अंदर टूटने के लिए, 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो भैया ये पूरे देश में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग करके राजनीति कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर देंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। जनता को भी समझ लेना चाहिए इन बातों को। सर, 2/3 बहुमत लोकसभा में जुटाने की कोशिश है क्या मोदी की, क्योंकि डिलिमिटेशन जैसे बिल पास करवाने? जब आप तानाशाही प्रवृत्ति में आ जाओ, हॉर्स ट्रेडिंग करने लग जाओ, तो उनके बहस का विषय क्या रहा? ये
बहस का विषय क्या रहा? जब रोज आपके 20-20 सांसद टूट सकते हैं सरकार जाते ही, और 8-8, 10-10 जा सकते हैं, शिवसेना के टूट सकते हैं, पहले 50 विधायक टूट गए, तो जो जो शिवसेना के अलग नाम था उसको आपने बर्बाद कर दिया। आपने जेडी को वहाँ पे जो पार्टी है उड़ीसा के अंदर, उसको बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ पैर बड़े संतों के वहाँ वहाँ बंटाधार है, जो कहावत है ना, ये बंटाधार का ऐसा पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का। अब उनको समझ आ जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए, मजबूत। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अगर इनसे मुकाबला करना है तो। ये मेरा मानना है। बीजेपी के निशाने पे हैं आप। जब से आपने ये बोला है कि इंदिरा गांधी अगर जीवित होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती। कल मैंने कानून पढ़ के सुनाया मीडिया को, आप देख लीजिए। ये कानून की बात मैंने करी है, संविधान की भावना की बात मैंने करी है, जिसमें इलेक्टेड एमपीज के चुनाव रद्द हो चुके हैं पहले धर्म के नाम बात करने पर। बहरुद्दीन शेखावत जी भी एक बार बोल गए थे तो हाईकोर्ट में इतना मुकदमा संगीन बन गया, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए तो कई गवाह घबरा गए बेचारे, उनके अभाव में वो खारिज हो गया। तो ये बहुत खतरनाक बात है। कोई जमाने में खाली आप राम की बात, लक्ष्मण की बात, सरस्वती की बात, ये धर्म के नाम वोट मांगते थे ना, उसको आपके अमित शाह पे और योगी जी के ऊपर तो बैन लग गया कैंपेन करने में हिंदुस्तान में, इसी बात को लेके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही गंभीर बात थी। इसलिए मैंने कहा जो तमाशा ये कर रहे हैं धर्म के नाम पर, खुले कर रहे हैं, इनके साधु संतों क्या क्या बोलते हैं, 2-3 साल पहले देखा आपने, इतनी खतरनाक बातें बोली थी कि उसके अंदर जो है कोई सोच नहीं सकता, इतनी खतरनाक बातें वो थी। तो क्या होगा देश के अंदर? आपको लगता है आरएसएस को मैंने कहा अगर मान लो इंदिरा गांधी जैसी महान नेता होती, मजबूत नेता होती, जैसे बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, अमेरिका की परवाह नहीं करी, और अमेरिका के हम झुक रहे हैं बार बार, वो इंदिरा गांधी होती और इनकी हरकतें ही होती तो कानून के अनुसार भी बैन लग जाता। आपको लगता है आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए सर? आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए लगता है? देखिए बैन 2-3 बार कर चुके हैं, और मैं फिर कहना चाहूँगा आपको, आरएसएस और बीजेपी आज जो पनपी है देश के अंदर, कल मैंने कहा था कि ये सॉफ्ट जो अप्रोच थी कांग्रेस उसने पनपी। आज मैं कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक अप्रोच थी कांग्रेस की। आज मैं कुछ उसमें संशोधन कर रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक अप्रोच कांग्रेस सरकारों की रही, कांग्रेस की रही, इसलिए आज आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए और बीजेपी पनपी यहाँ तक आ गई है। इनकी तरह हरकतें कांग्रेस करती जो आज बीजेपी और आरएसएस कर रही है, उनकी सोच है, उनकी जो कृति है, उनके जो एक्शन है, वो अगर कांग्रेस रखती ना तो ना आज आरएसएस की स्थिति में आती और ना बीजेपी सत्ता में आती। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर कि सचिन पायलट ने कहा कि मैं वैभव गहलोत की तरह ही हूँ, तो महाराज ये जो भी विवाद था खत्म हो गया। उन्होंने कहा मैंने जवाब दे दिया, आप क्या चाहते हो, लड़ना चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं लड़ाना चाहते, सारा गिला शिकवा आपस में सबके प्यार मोहब्बत है कांग्रेस में। आज कांग्रेस के हर नेता को, चाहे देश में या प्रदेश में हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, देश में संकट है और कांग्रेस पार्टी के हमें चुनौतियाँ हैं। अगर हमें इन लोगों से मुकाबला करना है जो तानाशाही फैला रहे देश में, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, होना चाहिए। थोड़े बड़े मतभेद चलते रहते हैं पर बाई एंड लार्ज सबको मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। वो माहौल राजस्थान में तो बना हुआ है। आज राजस्थान में कांग्रेस उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारी स्कीमों को लोग याद करें जो हमारे वक्त में थी। गांव में किसी गांव चले रहो आप राजस्थान, किसी गांव में हम इंतजाम करेंगे जाने आने का। आप देखिए किसी गांव में आपको एक ही बात मिलेगी वहाँ पर, ऐसा हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ होगा जो आज यहाँ पर है। कोई गिला शिकवा नहीं है ना सर पायलट साहब? कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी को नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। गहलोत साहब खास बातचीत कर रहे थे। कोटा में डेरा डाले हुए हैं और राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा कोटा के अंदर होने वाली है। सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।
मेरे साथ सचिन पायलट साहब हैं, इस वक्त कोटा में मौजूद हैं और कोटा में राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात करेंगे। कोटा ही राहुल गांधी ने क्यों चुना? कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी। यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी हैं, यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं और ये एक कोचिंग नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे प्रभावित हुए होंगे उनसे संवाद करने के लिए, बात करने के लिए। और सरकार ने जो बिल्कुल अपनी आंखें मूंदी हुई हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन सबको हिलाने के लिए, सरकार की आंख खोलने के लिए आज यहाँ से वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। राजस्थान के बाद अनेक शहरों में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। होना है अभी, और उससे पहले टेलीग्राम को बैन कर दिया है सरकार ने, इसको किस तरह? ये क्या सिलेक्टिव बैनिंग कर रहे हैं? अगर बैन करके ये सब कुछ रुक जाता तो बहुत पहले कर लेते। लेकिन जो इलेक्शन प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन प्रणाली है, वो सरकार की चौपट हो चुकी है। और ये जो NTA था, ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गया था अभी भी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने अभी तक अपना ना तो एक्सेप्टेबिलिटी रखी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, ना इस्तीफा दिया है। तो राहुल जी सरकार की जो मंशा है युवाओं को धोखा देने की, उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे आज। आप यहाँ कोटा में हैं, राहुल गांधी छात्रों से मिलेंगे। दूसरी ओर TMC टूट गई है और शिवसेना के भी सांसद अब टूट रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। ये बड़ा चिंता का विषय है। लोकतंत्र में इस प्रकार से पार्टियां टूट रही हैं और सांसद पहले कहाँ थे अब कहाँ जा रहे हैं, और सब संख्या बल को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन जनता देख रही है कि किसके इशारे पर क्या हो रहा है। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है जब इस प्रकार पार्टियां टूट जा रही हैं और अनेकों अनेक सांसद रातों रात अपना पाला बदल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कौन सी कार्रवाई की मांग करते हैं? कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न तो बने हुए हैं, कानून को बाईपास करके 100 तरीके निकाल लेते हैं। लेकिन जो इंटेंशन है वो एक प्रभावी विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष को आप दबाव डालें, एजेंसीज बिठाएं, पार्टियों को इधर उधर कर दें, तो विपक्ष कमज़ोर होगा। फिर संस्थाएं बहुत मजबूर करती हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सब दबाव में काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी कैंडिडेट का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, मीनाक्षी जी का रिजेक्ट ही कर दिया। मतलब इस प्रकार का साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया होगा नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष मजबूत है, आगे काम करता रहेगा। 2/3 बहुमत क्या जुटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार? संसद के भीतर डिलिमिटेशन जैसे बिल को पास करना चाहती है। लगता तो यही है कि जो एक गैर कानूनी परिसीमन वो करना चाह रहे हैं, उसको कहीं आगे ले जाने का एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और जो जनगणना तो हुई नहीं है, जनगणना के बाद परिसीमन होता है, कमीशन बैठती है। आप पहले परिसीमन करना चाह रहे हैं, तो आपके जो इंटेंशंस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूरा देश समझ चुका है इस बात। अब गहलोत साहब आपकी तारीफ करने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो वैभव गहलोत जैसे हैं, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। कैसे देखें? तो क्या गलत कहा उन्होंने? ठीक है करने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़ कोटा।